किसी से भी वन पीस की धाकड़ता पूछोगे तो तुम्हें बहुत सारे जवाब मिलेंगे। वर्ल्ड बिल्डिंग, कैरेक्टर हाइलाइट्स, एपिक स्केल पे बैटल्स, ये सारी चीजों का मैं भी फैन हूँ, लेकिन इस स्टोरी के दो एस्पेक्ट्स के वजह से ये मेरे टेस्ट के लिए वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्टोरी है और दोनों एक दूसरे को प्यारे तरीके से कॉम्प्लीमेंट भी करती है। कॉमेडी और सैड सीन्स, अब ये दोनों चीजें अपने आप में इतनी कुछ बड़ी बात नहीं है, लेकिन वन पीस की स्टोरी टेलिंग स्टाइल की वजह से जब ये दोनों आपस में जुड़ते हैं तो ऐसी खूबसूरत कलाकारी होती है। तो इन कॉमेडी और सैड सीन्स में घुसने से पहले मैं उस स्टाइल की बात करना चाहूंगा। वन पीस या उसके ऑथर इचिरो ओडा की स्टोरी का सबसे माइंड ब्लोइंग एस्पेक्ट उसके लंबे समय तक की चलने वाली स्टोरी टेलिंग स्टाइल है। इस बात को एक्सप्लेन करने का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं जो लोगों को बताता हूँ कि कैसे ओडा इस वर्ल्ड के सबसे पावरफुल फिगर्स को स्टोरी में इंट्रोड्यूस करता है। स्टोरी के अर्लियर फेस में ही शिचिबुकाई या 7 वॉरलॉर्ड ऑफ द सी के टाइटल की अहमियत जानने से पहले ही हमें उस टाइटल का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आदमी ड्रैकुल मिहोक की ताकत का अंदाजा लगा दिया गया। और फिर खूबसूरती से जो अगले आर्क का विलन आर्लोंग था वो एक दूसरे शिचिबुकाई जिम्बे से रिश्ता रखता था, जिसे एक्सपोजिशन डम की जगह कॉमेडी में दिखाया गया, जहां लूफी ये सड़ी सी मछली की ड्राइंग बनाता है। अब इसके बाद लेजेंडरी सी ग्रैंड लाइन में घुसते ही जो सबसे पहला बिग बॉस विलन का सागा है वो भी एक शिचिबुकाई है, क्रोकोडाइल। इस आर्क के एंड में लूफी इसे हरा तो देता है, लेकिन हमें अभी भी ये पक्का नहीं है कि स्ट्रॉ हैट्स इन वॉरलॉर्ड्स की ताकत के स्केल पे कहां खड़े होते हैं, क्योंकि ये लड़ाई लूफी लक से जीता था। ऐसा फाइटिंग गेम जिसमें 2 राउंड्स ऑलरेडी विलेन जीत गया है, लेकिन हीरो के पास प्रेस स्टार्ट टू कंटिन्यू करने की एबिलिटी थी। लेकिन स्टोरी टेलिंग के फील से लूफी ने एक शिचिबुकाई को हरा ही दिया है और ये टाइटल अब उतना भी टफ नहीं रहा। इसलिए ओडा ने बाकी सारे शिचिबुकाई की मीटिंग करा के सबको एक बार में दिखा दिया कि भाई ये लौंडे लौंडिया है, ये कभी भी स्टोरी में आ सकते हैं, तैयार रहना। अब जैसा कि इनके टाइटल की दहशत अब उस लेवल पे नहीं रही, तो अगले मेन सागा के शुरुआत में एडमायरल को ला दिया गया, जिसने अकेले पूरे क्रू को भूत बना दिया था। और उस सागा के एंड में वर्ल्ड के दूसरे सुपर पावर्स को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया, योंकोस। अब भाई शिचिबुकाई के एक लौंडे को हराने में इतनी दिक्कत हुई थी और अभी भी हम पक्का नहीं कह सकते कि अगली बार फाइट किस तरफ जाएगी। और यहाँ एक और बॉसेस की पूरी समिति आ गई है और अगले आर्क में 2 शिचिबुकाई एक साथ आ गए और गेस व्हाट, रेड़ मार दी गई स्ट्रॉ हैट्स की। फिर अगले आर्क में एडमायरल ने आके इन्हें ऑलमोस्ट मार डाला और मरीनफोर्ड में जब ये सारे बड़े नाम एक साथ खड़े थे तो तुम्हें लूफी के नजरिए से देखने पे वन पीस का वर्ल्ड इतना ओवरवेलमिंग लगेगा। और इसलिए सिर्फ मुझे वन पीस के पहले हाफ से इतना प्यार है, क्योंकि शुरुआत में ओडा ने हमें शिचिबुकाई का चैलेंज दिखाया जो कि समवॉट अचीवेबल था, लेकिन जैसे आओकिजी की एंट्री होती है अब हमारा भरोसा डगमगाने लगता है। और उसी डगमगाते भरोसे को लेकर जब हम शवांडी आर्चिपेलागो पहुंचे तो अब उसमें क्रैक्स पड़ने लगे और आखिर में मरीनफोर्ड में सारा भरोसा चकनाचूर हो गया है। इसलिए टाइम स्किप के बाद न्यू वर्ल्ड में सबसे पहला बड़ा विलन एक शिचिबुकाई था, जिसको बिना कोई लक और सिर्फ आधे क्रू से स्ट्रॉ हैट्स ने हराया था। हमें दिखे कि ये टेंजिबल सक्सेस है। अब सच में उनके टाइटल की दहशत खत्म हो चुकी है। इस पूरी स्टोरी लाइन की लेंथ 700 चैप्टर से ज्यादा थी और तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि तुम इसे फॉलो कर रहे हो, क्योंकि इतनी नेचुरल तरीके से पूरा बिल्डअप किया गया है। लेकिन एक बार राइटिंग क्राफ्ट के नजरिए से देखोगे तो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। इसी नजरिए से तुम योंको की स्टोरी लाइन भी देख सकते हो। व्हाइट बियर्ड की ताकत की बराबरी करना नामुमकिन था, फिर न्यू वर्ल्ड में ताकतवर बन के लौटे तो आधी टुकड़ी के साथ स्ट्रॉ हैट्स बिग मॉम का कुछ नहीं उखाड़ पाए और आखिर में वानो में जाके पूरा क्रू एक साथ था और उन्होंने काइडो को हरा तो दिया, लेकिन फिर वही चीज हुई कि हमें अभी भी पक्का नहीं है कि स्ट्रॉ हैट्स योंको की तुलना में कहां स्टैंड करते हैं, क्योंकि काइडो लूफी के अलावा भी काफी लोगों से लड़ा था। और अब ये जाके हम सबको पता है कि ब्लैक बियर्ड में जाके रिजॉल्व हो जाएगी, जिसके क्रू को स्ट्रॉ हैट्स क्लियर कट हरा देंगे। ऐसे ही जैसे ही ड्रेसरोसा में शिचिबुकाई रिजॉल्व हुए तभी वो एल्डर्स जो पहले सिर्फ पैनल्स में अपना चेहरा दिखाते थे अब उन्हें स्क्रीन टाइम मिलने लगा है, जो कि फाइनल सागा के मोस्ट इंपॉर्टेंट विलेन पीसेस में से एक है। तो ऐसी लॉन्ग फॉर्म स्टोरी टेलिंग करना अपने आप में इंप्रेसिव तो है ही, लेकिन पागल वाली बात यह है कि वन पीस इसी तरह दर्जनों स्टोरी लाइंस को एक साथ चलाता है। यहाँ तो मैं सिर्फ एक चीज पे लेजर फोकस करा के दिखा रहा था। अब इस स्टाइल की मेरे लिए एक और काफी खास बात यह है कि इतने लंबे समय से बिल्ड होने के कारण आगे के सीन्स का इम्पैक्ट तो स्ट्रांग होता ही है, लेकिन जिन पिछले सीन से वो चीज बिल्ड हुई थी उनका भी इम्पैक्ट बढ़ता जाता है। जैसे तुम इस सीरीज का सबसे बैड एस कैरेक्टर मोमेंट ले सकते हो, नथिंग हैपेंड। इस सीन तक आते आते हमें ये स्टोरी काफी बार जोरो की लॉयल्टी को दिखा चुकी थी और इस सीन ने उसको एक्सट्रीम लेवल पे टेस्ट कर लिया। इतने समय से हमें अंदाजा तो था इसकी लॉयल्टी का, लेकिन जब इसको प्ले होते हमने देखा तो इससे ज्यादा किसी कैरेक्टर के लिए इज्जत नहीं बढ़ सकती है। और इस सीन को देखने के बाद तुम एक बार स्टोरी के बिल्कुल शुरुआत वाले सागा को खोलो और जोरो का वो सीन उठाओ जब वो मिहोक से हार जाता है। उस सीन में जोरो ने लूफी को अपनी लॉयल्टी प्लेज तो की थी और अपने प्राइड को दांव में रख के उसने लूफी को पायरेट किंग अनाउंस तो कर दिया था, लेकिन यहाँ इसका सेंटेंस कि वो अब से एक फाइट भी नहीं हारेगा वो एक तरीके से खुद के फ्यूचर को लूफी के फ्यूचर से जोड़ने के लिए था। उस समय वो सीन इमोशनल था, लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव में वो सीन कई गुना ज्यादा इंपैक्टफुल हो जाता है। इस बंदे ने स्टोरी के इतनी शुरुआत में ऐलान किया था और हमें अब पता है कि फ्यूचर में भी इससे नहीं मुकरा है और इस लॉयल्टी को तब कायम रखा जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। और इधर लूफी के ड्रीम्स को इंटैक्ट रखने के
लिए वो खुद के ड्रीम्स को सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार है। इसलिए जब हम ये मिहोक से हारने वाला सीन दोबारा देखते हैं तो इसका कॉन्टेक्स्ट बहुत डिफरेंट हिट करता है और यही खूबसूरत बात है वन पीस की स्टोरी टेलिंग की। अब ये लॉन्ग फॉर्म स्टाइल वन पीस के मेरे फेवरेट एस्पेक्ट में और बेहतरीन बैठती है। पहले कॉमेडी देखते हैं। गिंतामा और वन पीस दोनों की मोमेंट टू मोमेंट कॉमेडी का फॉर्मूला सिंपल है, एक कैरेक्टर को उसका पर्सनल गैग दे दो। अब ये कैरेक्टर गैग्स कभी कभी सड़े होते हैं, जैसे सांजी का गैग ले लो, सिंपिंग करके नोज ब्लीड होना। फिर कभी कभी गैग्स बढ़िया भी होते हैं, जैसे सांजी का गैग ले लो। इस सीरीज में सांजी के सबसे कूल मोमेंट्स वो होते हैं जब वो सोलो एस्पियोनाज मिशंस पे निकलता है, लेकिन इस वजह से गवर्नमेंट की नजरों से वो मोस्टली बच जाता है और फिर उसके कूलेस्ट मोमेंट को वन पीस गैग बना देता है जब उसके बाउंटी पोस्टर में सांजी की फोटो की जगह गवर्नमेंट ऐसी भद्दी सी ड्राइंग बना देते हैं। ऐसे वन पीस में कई ढेर सारे मोमेंट टू मोमेंट कॉमेडी होती रहती है। लूफी का बिल्कुल खुले फटे कपड़े पहन के लट्ठा उठा के घिनौनी आवाज में गाना गाना, और मेरा फेवरेट जब लूफी और उसोब दूसरे कैरेक्टर्स की नकल करते हैं। उच्च कोटि के हराम खो रही है लोग। अब जब इस एब्सर्ड कॉमेडी को वन पीस उठा के अपने लॉन्ग फॉर्म स्टाइल से जोड़ता है तो पूरे सीरीज का लेजेंडरी जोक तैयार होता है। अभी मैंने सांजी के बाउंटी पोस्टर की ड्राइंग की बात की थी ना, तुम लोग समझ गए होगे मैं कहाँ जा रहा। सांजी देखो हमेशा निराश सा रहा है अपने इस डिपिक्शन को देख के, फिर तुम ये लूफी का चेहरा बना के मॉक करना ही ले लो। सांजी ये सब मजाक को लेके काफी शॉर्ट टेम्पर्ड रहता है। स्टोरी में काफी आगे जाके इन लोग एक कैरेक्टर से मिलते हैं जो सांजी से कभी नहीं मिला, लेकिन उसके प्रति वो काफी हेटरेट रखता था। गवर्नमेंट कई सालों से बेचारे के पीछे पड़ी होती है क्योंकि भाई ऐसा दिखता है। इस सीन को लेकर मेरी पर्सनल स्टोरी है। अगले दिन स्कूल जाना था और मैं रात के 3 बजे तक वन पीस देख रहा था। फिर ये सीन हुआ, ऐसी घिनौनी हंसी आ रही थी, लेकिन घर वाले सब जग जाएंगे तो मैं अपना मुंह बंद करके छज्जे में जाके हंस रहा था। ऐसी एब्सर्ड कॉमेडी सिर्फ वन पीस ही फोरशैडो करके 300 चैप्टर्स बाद उसका पंचलाइन फेंक सकता है। हमें दूसरे कैरेक्टर्स की नकल करते लोग दिखाए, फिर साक्षात दूसरे कैरेक्टर की कॉपी का इजाद कर दिया, लेकिन कॉपी भी वो किया जो उस कैरेक्टर को डिपिक्ट करने में किसी दूसरे ने चूतियापा किया था। वन पीस का टोन मोस्टली एब्सर्ड कॉमेडी की तरफ ही रहता है। इस सीरीज के सबसे सीरियस फाइट्स में भी भर के कॉमेडिक मोमेंट्स होते हैं। लूफी को फाइट के बीच कुछ नहीं समझ आ रहा तो विलेन की बत्तीसी निकाल के अपने जबड़े में फिट कर लिया। फिर लाइफ थ्रेटनिंग फाइट के बीच इसकी पावर खत्म होती है तो ये श्रिंक होकर ऐसे बच्चे जैसा बन गया। टाइम स्किप के बाद भाई के सबसे पावरफुल फॉर्म को पहली बार दिखाया गया तो वो एक फुदकता गुब्बारा था। और फिर ड्रैगन की रस्सी कूद लेने तक तो मैं जाना भी नहीं चाहता। और यही कॉन्ट्रास्ट वन पीस की स्पेशलिटी है। ये कैरेक्टर्स बैठ के एक दूसरे की खिल्ली उड़ा रहे होते हैं, काफी जान जोखिम में डालने वाले मिशंस पे निकले हैं, लेकिन पूरे सफर में मस्ती और बकचोदी ही होती है। लेकिन जब इनमें से किसी एक के साथ भी कुछ बुरा हुआ तो चाहे तुम जितना भी उसके लिए तैयार हो जाओ, नहीं झेल पाओगे। वन पीस मजाक मस्ती करके तुम्हें कंफर्ट में डाल देता है और जैसे ही वो कंफर्ट तुमसे छीन लिया जाएगा तुम्हें महसूस होगा। ये स्टोरी इन कैरेक्टर्स को इतने टफ सिचुएशंस में डाल देती है और तुम्हारी फिर जो हालत खराब होगी ना, आंसू रोक के दिखा दो भाई साहब। ऐसे मोमेंट्स क्रिएट करने में वन पीस बहुत माहिर है और ये चीज वो सटल से लेके ओवर ड्रामेटिक तक सारे लेवल पे धाकड़ता से एग्जीक्यूट कर देता है। पहले सिर्फ एक मोमेंट वाला एग्जांपल लेते हैं। चॉपर का पंख हजार्ड में वो जाइंट बच्चों से माफी मांगना कि वो इन्हें पहले बचाने नहीं आ पाया। वो पूरा मोमेंट सिर्फ इसी एक डायलॉग में था, लेकिन इतना इमोशनली इम्पैक्टफुल था। अब एक मोमेंट से बढ़ के जब पूरे एक सीन के लेंथ तक आ गए तो बराटिये का गुड बाय सीन ले लो। पूरे सीन में बराटिये वाले सांजी को इग्नोर कर रहे होते हैं। सबके सब वो कोड अपना रहे होते हैं जो स्टीरियोटिपिकल मेल के लिए कहा जाता है कि गुड बायस के समय अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना। और जैसे ही जब ज़ेफ अपनी आइकॉनिक लाइन बोलता है तो सांजी अपने आंसू नहीं रोक पाता है। इस समय उसके एम्बेरसमेंट से ज्यादा जरूरी अगले इंसान को ऑनेस्टली अप्रिशिएट करना है। और सांजी के रोने से बाकी खड़े लोगों ने भी अपना एम्बेरसमेंट फेंक डाला और हमें ये खूबसूरत सीन मिला जिसमें इतने सारे ग्रोन अप मैन बच्चों की तरह रो रहे हैं। अब पूरे आर्क के लेंथ तक इसको बढ़ा दो तो आर्लोंग पार्क से बेहतरीन एग्जाम्पल में और कुछ नहीं सोच सकता, जो पिछले आर्क से शुरू होकर नामी के हेल्प मी सीन में जाके खत्म होता है। मैं दोबारा इस पे डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने वन पीस लाइव एक्शन वाली वीडियो में इसे ओवर एनालाइज कर चुका हूँ। लेकिन ये सीन इतना आइकॉनिक इसलिए है क्योंकि पूरे आर्क में बने प्लॉट थ्रेड्स की क्यों नामी स्ट्रॉ हेड्स की मदद नहीं चाहती है, क्यों विलेजर्स सब हरामीपना देख के भी ऐसे चुप बैठे हुए हैं और क्यों लूफी बीच में बोलने के लिए तैयार नहीं है। इस हेल्प मी सीन में आके सब मर्ज हो जाते हैं और जब नामी हेल्प मी बोलती है तो वो सारे इमोशंस एक साथ दिल में फट जाते हैं कि बस इतना ही तो करना था। लेकिन ये करना इस कैरेक्टर के लिए इस सिचुएशन से पहले इतना टफ था। तभी हम फैंस कहते हैं कि तुम्हें वन पीस की खूबसूरती जानने के लिए 300 चैप्टर्स का इंतजार नहीं करना है, बस आर्लोंग पार्क तक पहुंच जाओ। इसके बाद भी तुम्हें ये एनिमे नहीं समझ आ रहा है तो सीरीज के लेटर इवेंट्स में स्टेक्स और फाइट्स का स्केल जरूर बढ़ जाएगा, लेकिन वो सारे मांस को कुतर के जो आखिर में हड्डी बचेगी वही हड्डी वन पीस का आर्लोंग पार्क है।
अब इस लेंथ को और एम्बिशियस कर दिया जाए, एक आर्क नहीं एक बड़े सागा के बराबर बिल्डअप किया गया इमोशनल सीन। राइटिंग के पर्सपेक्टिव से इस चीज को प्लॉट करना इतना आसान नहीं होता है। कभी कभी नक्षत्र के तारे ऑर्गेनिकली तुम्हारी सहायता कर दे तब कोई बात होगी, लेकिन जब इसका एग्जीक्यूशन उस कोटि में हो जाता है तो वो आइकॉनिक मोमेंट हम एक्सपीरियंस करने के बाद जिंदगी भर तक याद रखते हैं। और वन पीस ने मेरे लिए और कई लोगों के लिए ये चीज रॉबिन के आई वांट टू लिव वाले सीन में कर दिया था। इस सीन को तुम सिर्फ अपने आप में ही देखो तो बहुत इंपैक्टफुल है। इनके क्रू की एक मेंबर रॉबिन के पीछे इस वर्ल्ड की सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन पड़ी है, और इस बात का ग्रेविटास बिना जाने स्ट्रॉ हैट्स रॉबिन के पीछे इनके एक मेन हेडक्वार्टर्स तक आ गए। इधर आके इन्हें इस बात का एहसास हुआ है कि इन लोग एक तरीके से पूरे वर्ल्ड को ही अपना एनिमी बना रहे, लेकिन लूफी को इस बात से कोई लेना देना नहीं है। वो रॉबिन की साइड की स्टोरी जानना चाहता था। जब उसे दिखा कि अभी भी रॉबिन कतर रही है तो अपने लूफी भाई ने सीधा ऐलान करने की ठान ली। ソゲキングあの旗撃ち抜け。了解。よくとくと見よう。 पूरे गवर्नमेंट के मुंह पे तो थूका ही, साथ में रॉबिन को भी डायरेक्टली कह दिया तुम अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करने से डर रही हो तो तुम्हारी प्रॉब्लम को अब हमने अपनी ही प्रॉब्लम बना ली है। अब बताओ आगे क्या करना है। अब अपनी ऑनेस्ट फीलिंग हमें बताओ। और फिर वन पीस हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक मोमेंट। 私も一緒に海へ連れてって。 मैं अपनी जिंदगी में इस सीन को देख के सोच के किसी को बता के इतनी बार रो चुका हूँ और अभी भी इस स्क्रिप्ट के टाइम में इमोशनल हो चुका हूँ। किसने सोचा होगा कि ऐसे एब्सर्ड कार्टूनी स्टाइल के एनिमे की बात करना इतना टफ हो सकता है। अब ये सीन अपने आप में कंटेंट होने पे इम्पैक्टफुल है ही, लेकिन इसके इम्पैक्ट का असली स्रोत ये पिछले पूरे सागा से चलती आ रही स्टोरी लाइन है। मैं रॉबिन के अराबेस्ता में इंट्रो और हिस्ट्री की इन्फॉर्मेशन लेके बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इस करंट वाटर 7 सागा में बिल्डअप होते इमोशनल स्टोरी टेलिंग की बात कर रहा हूँ। इस सागा की शुरुआत में आउकीजी की एंट्री होती है और हमें एहसास होता है कि रॉबिन के पीछे गवर्नमेंट पड़ी है और एक एडमायरल ने इजीली पूरे क्रू को मार ही डाला था। हमें पहली बार वन पीस में खौफ होना शुरू होता है कि अपने स्ट्रॉ हैट्स अब उतने भी ताकतवर नहीं रहे। वाटर 7 में स्ट्रॉ हैट्स का सबसे लोवेस्ट पॉइंट था। उनकी शिप की हालत खराब है, जिन पैसों से उसे रिपेयर करना था वो किसी ने चुरा लिया है। इस पूरे इवेंट को लेकर क्रू में आपसी मतभेद होने लगे। मतभेद बढ़ के हाथापाई में बदल गई और उसोप ने क्रू छोड़ दिया। रॉबिन भी स्ट्रॉ हैट्स को अपने झमेले में ना फंसाने के लिए गवर्नमेंट के साथ जाने को तैयार हो गई और स्ट्रॉ हैट्स पे इस टाउन के एक इंपॉर्टेंट पर्सन की हत्या का इल्जाम लगा दिया गया। ओडा ने ऐसा कहा कि तुमसे एक दुख नहीं झेल रहा है तो लो 5 और ले लो। तो इस मेंटल स्टेट पे होने पे बेस्ट डिसीजन क्या होगा? अपने दुश्मन कम कर लो। और स्ट्रॉ हैट्स ने क्या किया? एक पूरे टाउन के लोग उनके दुश्मन थे, उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। अपने क्रू मेंबर के लिए वो पूरे वर्ल्ड को अपना दुश्मन बनाने को तैयार है। इन सब से फिर ऐसा मोमेंट क्रिएट हुआ जिसको एज अ राइटर और स्टोरी टेलर मैं आज भी लुकअप करता हूँ। ये इतनी इफेक्टिव स्टोरी टेलिंग थी कि खुद ओडा ने होल केक में से दोबारा अचीव करने की कोशिश की थी। और एनियस लॉबी का लेवल मेरे नजरिए से इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि सिर्फ एक ही बड़े इमोशनल स्टोरी टेलिंग का आर्क यहाँ आके रिजॉल्व नहीं हुआ है। ओडा ने इसी में मेरी फ्यूनरल भी रख दिया था। सांस लेने का मौका ही नहीं देना चाहते, एक के बाद एक पेट में घुसा मारे जा रहे। और इतने से भी मन नहीं भरा तो अगले सागा थ्रिलर बार के एंड से लेके पूरे फर्स्ट हाफ समिट वॉर आर के एंड तक ओडा अंकल ने अपने टॉप 10 चीजें जो इन कैरेक्टर्स के साथ बुरी हो सकती है सबको लिखा, फिर टॉप 3 को उठा के एक एक आर के एंड में रख डाला और बाकी सबको बीच में बिखेर दिया। इसलिए फर्स्ट हाफ इतना जैम पैक्ड और इतना चौकस तरीके से लिखा लगता है क्योंकि ओडा अपने स्टोरी के सबसे लॉन्गेस्ट स्टोरी लाइन के हाई मोमेंट्स में भी अपने मेन कैरेक्टर्स को बुरी तरीके से फेल करने की हिम्मत रखता है। ये एपिक एब्सर्ड फैंटेसी मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है, जो कि मेरे सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी जानते होंगे। जहां मौका मिलता है मैं इसका नाम लेता ही हूँ। मुझे नहीं लगता कि और कुछ कभी इसे मेरे टॉप स्पॉट से हटा पाएगा। सीरीज में फ्लॉस है ही ऑब्वियसली, तुम्हें मेरा दर्द समझना है तो मैंने इस सीरीज को फिशमैन आइलैंड में जाके कैचअप किया था। अब जरा सोचो, हर हफ्ते 2 हफ्ते इंतजार करके फिशमैन, पंक हैजर्ड और ड्रेस रोसा को देखना। नारुतो का वॉर आर्क शर्मा जाए, उसे भी मैंने ये रोते टाइम देखा था। दर्द, दुख, पीड़ा, तराही तराही। अब ये सीरीज इतनी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है कि मुझे वियर्ड लगता था इस पे वीडियो बनाना कि मैं क्या ही नया बोल दूंगा, और ना मैंने इस वीडियो में भी कुछ नया बोला है। फिर भी तुम्हें वीडियो पसंद आई तो मुझे खुशी हुई। अब जाने का समय हो चुका है। मैंने इसी के साथ ऑलमोस्ट 23 मिनट की एक और ऑडियो रिकॉर्ड करी थी जिसमें मैंने सारे आर्क्स को रैंक किया था, लेकिन फिर वो आइडिया मैंने अबैंडन कर दिया। मैंने डिस्क्रिप्शन में वो ऑडियो डाल दी है, तुम में से किसी को वो सुनना है तो सुन सकते हो। बाकी चला मैं, बाय बाय।